Good morning, students. Today we'll discuss in this video the doctrine of lapse. It is a very important topic. Like the policy of subsidiary alliance, the doctrine of lapse was also introduced to expand British territories in India. जिस तरह से सब्सिडरी अलायंस हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक्स में, उसी तरह से जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश पॉलिसी थी जिसने ब्रिटिशर्स को यहाँ पर अपने टेरिटरीज़ को एक्सपैंड करने में बहुत हेल्प की. इट वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ द हार्डकोर इम्पेरियलिस्ट लॉर्ड डलहौजी. जो हार्डकोर इम्पेरियलिस्ट था लॉर्ड डलहौजी, उसके दिमाग की ये उपज थी. द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्लियरली स्टेटेड दैट a dependent or subsidiary state would pass into the British hands if the ruler died without a natural heir or successor. इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि अगर कोई डिपेंडेंट स्टेट या ऐसा स्टेट जिससे ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस है वो अपने आप ब्रिटिश हैंड्स में चला जाएगा, उनके कंट्रोल में चला जाएगा अगर जो उसका रूलर है वो एक नेचुरल डेथ मर जाता है लेकिन उसका कोई सक्सेसर या जो उसके ऑप्शन नहीं होते हैं. इसका मतलब अगर उस रूलर के बच्चे नहीं है तो वो जो स्टेट है वो अपने आप ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो ब्रिटिशर्स जो हैं वो अलाउ करेंगे कि किसी को अडॉप्ट करके रूलर बनाया जाए. मतलब पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा. द राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रेन वॉज नॉट एक्सेप्टेड. यस, इट वॉज द मेन पॉइंट दैट द राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रेन वॉज नॉट एक्सेप्टेड. मतलब वहाँ पे अडॉप्शन भी नहीं किया जा सकता है. ऐसे कौन कौन से स्टेट्स है जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से अंडर ब्रिटिश कंट्रोल में चले गए? सतारा, संबलपुर, झांसी एंड नागपुर वेयर अनेक्स्ड अंडर दिस पॉलिसी. और झांसी आपको याद ही होगा कि झांसी की वजह से ही झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, शी वॉज वेरी फेमस इन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. सो झांसी में जो कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन था वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ही था जिसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मानने से मना कर दिया था. अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो सिविल सर्विस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इस्टेब्लिश द इंडियन सिविल सर्विस ICS इन 1793. इसको स्टार्ट करने का मेन मकसद ये था कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जो ब्रिटिशर्स को यहाँ के टेरिटरीज़ को एक्सपैंड करने में और उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में बहुत हेल्प करे. विच केम टू बी कॉल्ड द स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. आज भी आप देखोगे कि इंडिया में जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो ऑफिसर्स होते हैं, वही स्टील फ्रेम है इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन के, जो असिस्ट करते हैं सारे मिनिस्टर्स को. तो ये जो सिस्टम है वो आज भी चला आ रहा है. ही सेपरेटेड द कमर्शियल एंड रेवेन्यू ब्रांचेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. पहले क्या था कि जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे, जो टैक्सेस कलेक्ट करने वाले ऑफिशियल होते थे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते थे लेकिन उनका काम काफ़ी बड़ा हुआ था. तो उसने क्या किया, पहले कमर्शियल और रेवेन्यू ब्रांचेस को अलग किया और प्रमोशंस वेयर बेस्ड ऑन सीनियरिटी. जो जितना सीनियर होगा उनको उतना प्रमोशन मिलेगा. हिज रेगुलेशंस आर कॉल्ड द कॉर्नवालिस कोड. और उसे जो भी चेंजेस या रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए इंडिया में, उसे नाम दिया गया कॉर्नवालिस कोड. In 1864, Satyendra Tagore became the first Indian to qualify the ICS examination. सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ICS एग्जामिनेशन को पास किया. ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. वो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे. लेकिन इसमें ये बता दूं आपको कि जो इंडियंस को कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं मिलता था. उन्हें एक लिमिट तक ही प्रमोशंस मिल सकता था, ठीक है. और जो रिक्रूटमेंट भी होता था वो रिटेन एग्जामिनेशन से होने लगा, ठीक है. पहले तो था कि जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के वो सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आफ्टर 1853 रिक्रूटमेंट वाज डन थ्रू अ रिटेन एग्जामिनेशन. द इंडियंस वेयर इंटाइटल टू सब ऑर्डिनेट पोस्ट. इंडियंस को सिर्फ वही पोस्ट मिलेगा जो मेन पोस्ट के नीचे वर्क करते हैं. द इंडियन कॉलेज वॉज सेटअप एट हेलीबरी इन इंग्लैंड टू एडुकेट द सिविल सर्वेंट्स अबाउट इंडियन कस्टम, लैंग्वेजेस एंड नॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस. इंडिया के लोग सिर्फ सूबेदार तक ही उसमें प्रमोशन पा सकते या बन सकते थे. सो दिस वाज द सब्सिडरी अलायंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली सिविल सर्विस. थैंक यू.